जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी आर से संबंधित सामान्य अध्ययन की क्लास होती है और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसी पे के में जो है हम मोस्ट 50 क्वेश्चनों पर ही कवर करेंगे। और जिन लोगों ने पहली क्लास को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वो क्लास देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो पहला कह रहा है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जो कि बिल्कुल सही बताया है। अगला कह रहा है, उसकी फौज बेहतर थी, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है, उसे देश विद्रोही शासकों से सहायता मिली है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लास्ट कह रहा है, वह एक अच्छा प्रशासक था, जो कि गलत दिया हुआ है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहला दूसरा तीसरा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो बताइए दोस्तों, सिकंदर ने झेलम के तट पर किसको पराजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरस को जो है झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। और बात करें दोस्तों पोरस की, तो पोरस जो है पोरस राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो यह जो है कहाँ से प्रमाणित होता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन के चूनागढ़ शिला अभिलेख से यह जो है पता चलता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। तो बताइए भैया, कहाँ पर मिली थी, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी या कलासी में। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कलासी में जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टालेमी फिलाडेल्फुस किसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे या कहाँ का शासक था। तो बताइए भैया, तो टालेमी जो है मिस्र का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो बताइए भैया, कहाँ से यह पता चलता है कि भारत में दास्तां नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैगस्थनीज के इंडिका पुस्तक से यह पता चलता है कि भारत में जो है दास्तां नहीं थी। और मैगस्थनीज ने भारत के समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैगस्थनीज में भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का कोई भी उल्लेख नहीं बताया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो बताइए भैया, पुनर्विवाह किसमें वर्जित है। तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है चंद्रगुप्त
तो चंद्रगुप्त को जो है यूनानियों लेखक ने सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया है, तो ए का दूसरे से। अगला कह रहा है बिंदुसार, तो बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और अशोक, तो अशोक को आप सभी को पता होगा पीदसी के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है चाणक्य, तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने किरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो बताइए भैया किन किन शासकों ने जल समस्या पर जो है ध्यान दिया था? तो दिए गए ऑप्शनों में दो शासकों ने जल समस्या पर जो है ध्यान दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों को दोनों जल समाधान व्यवस्था पर जो है ध्यान दिए थे। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें दूसरे और तीसरे को दिया गया हो। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो बताइए भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को पराजित किया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शक सामवत कब प्रारंभ किया गया? तो बताएं भैया शक सामवत दिए गए ऑप्शनों में कब प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी पूर्व शक सामवत प्रारंभ किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विक्रम एवं शक सामवतों में कितने अंतर वर्षों में है? तो बताइए भैया विक्रम संवत और शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 135 वर्षों का अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो बताइए भैया किस किस साम्राज्य की जो है सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो मौर्य वंश और कुषाण वंश की जो है सीमाएं भारत के बाहर फैली हुई थी, ठीक है दोस्तों। बात करें मौर्य साम्राज्य की सीमाएं की, तो इसकी जो है सीमाएं अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से तक फैली हुई थी। और बात करें कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश की जो है सीमाएं उत्तर से चीन जो है तक फैली हुई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो बताइए भैया सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सातवाहन राजवंश सबसे पुराना दिए गए ऑप्शनों में से था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो बताइए भैया किसके लिए जो है एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए जो है एका ब्राह्मण प्रयोग किया गया था, ठीक है दोस्तों। साथ ही बता दें सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को उसकी माता गौतमी बलिश्री नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण का प्रयोग किया गया था, ठीक है दोस्तों। कौन से अभिलेख में? नासिक के अभिलेख में जो है प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है मिली हो? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पुराण में सबसे लंबी सूची जो है सातवाहन राजाओं की मिली है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? तो बताइए भैया किसका नहीं है? श्रावस्ती का, कौशाम्बी का, या पाटलिपुत्र का, या चंपा का? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। श्रावस्ती का जो है कनिष्क के रब तक अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। बाकी कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा इन तीनों का रब तक अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो पहला कह रहा है डिमेट्रियस, तो डिमेट्रियस का संबंध हिंद यूनानियों से है, तो ए का तीसरे से। अगला कह रहा है रुद्र दामन, तो रुद्र दामन का संबंध शक वंश से है, तो बी का चौथे से। अगला कह रहा है गोटो फर्निस, तो गोटो फर्निस का संबंध पल्लव से है, तो सी का पहले से। और लास्ट कह रहा है विम, तो विम का जो है कुषाण वंश से है, तो डी का दूसरे से। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर और लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिष्ट वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो बताइए भैया किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, या दारा शिकोह का? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर का लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो बताइए भैया रजत सिक्के कौन सा प्रथम गुप्त शासक ने जो है जारी किया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है पहली बार रजत सिक्के जो है जारी किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। तो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी दीनार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। और बात करें दोस्तों गुप्त काल में रजत सिक्कों को रूपक कहा जाता था। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि रजत सिक्कों को स्वर्ण काल में क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी दीनार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदसौर प्रशिष्ट किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो बताइए भैया मंदसौर प्रशिष्ट किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त फर्स्ट का जो है विवरण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है तीसरी शताब्दी में वारगल प्रसिद्ध था। तो तीसरी शताब्दी में वारगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दिए गए ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु वारगल प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग के आविष्कारक थे। तो योग के आविष्कारक कौन थे? बताइए भैया इन चारों में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। योग के आविष्कारक पतंजलि थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है मीमांसा के प्रणेता थे। तो बताइए भैया मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जैमिनी, यही जो है मीमांसा के प्रणेता थे। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। साथ ही बता दें मीमांसा दर्शन को दो भागों पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा में बांटा गया है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि मीमांसा को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड दिया है। तो सूची फर्स्ट में पहला कह रहा है
वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के नाम से जाने जाते थे, तो ए का दूसरे से। अगला कह रहा है रामानुज, तो रामानुजु वैशिष्टता दैवत के नाम से जाने जाते थे। अगला कह रहा है माध्वाचार्य, तो माध्वाचार्य जो है दैत्यवाद के नाम से जाने जाते थे। लास्ट कह रहा है शंकर, तो शंकर को जो है अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो बताइए भैया गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो कौन है बताइए भैया? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज तथा प्रयाग। यही हर्षवर्धन के द्वारा 2 सम्मेलन किए गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो बताइए भैया कौन से अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। और साथ ही बता दें यह भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैयदपुर तहसील में स्थित है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैयदपुर तहसील में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए भैया इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। तो दिए हुए ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर सी यही आपका गलत दिया हुआ है, सातवाहन स्वर्ण, जबकि सातवाहन शासकों द्वारा स्वर्ण मुद्राएं नहीं जारी की गई थी। इनके द्वारा चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यही गलत दिया हुआ था। अगला कह रहा है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो बताइए भैया एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म के लिए काट करके बनाई गई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म के लिए काट करके बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही बता दें एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत के लिए जो है जाना जाता है और यह भगवान शिव के मंदिर यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक द्वारा बनवाया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो बताइए भैया किस धर्म को जो है राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। साथ ही बता दें राष्ट्रकूट शासकों के समय में वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अत्यधिक था, इसलिए राष्ट्रकूटों का संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है सूची फर्स्ट में स्पूत, तो स्पूत का संबंध सांची से हो जाएगा, यानी कि ए का दूसरे से।
अगला कह रहा है चित्रकारी, तो चित्रकारी का संबंध बाघ से हो जाएगा। अगला कह रहा है कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, तो कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में स्थित है, तो सी का चौथे से। अगला कह रहा है दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में स्थान दिए हैं और दूसरी तरफ सूची सेकंड में उससे संबंधित स्मारक दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है एलिफेंटा, तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है प्रसिद्ध हैं, तो ए का तीसरे से। दूसरा कह रहा है श्रवण बेलगोला, तो श्रवण बेलगोला जो है यहाँ की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। सी कह रहा है खजुराहो, तो खजुराहो जो है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है सांची, तो सांची जो है स्पूत के लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से मिलान कराया हो, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है भीमबेटका, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला कह रहा है शोर टेम्पल, तो शोर टेम्पल जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला कह रहा है हम्पी, तो हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। लास्ट कह रहा है मानस, तो मानस भैया असम राज्य में स्थित है, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ए को दूसरे से, बी को तीसरे से, सी को चौथे से और डी को पहले से मिलान कराया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो बताइए भैया किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर का तेली मंदिर, यही जो है इसी का शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें ग्वालियर स्थित तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली से बना है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ नागर शैली से बने हुए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश अपने उत्तराधिकारी को अपने शासनकाल में ही घोषित कर देते थे। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा, जिसमें से भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंधों के बारे में पता चला है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अरिकामेडू के अभिलेख से पता चलता है कि भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने
मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो बताइए भैया, किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य राजा कुमारपाल जो है काशी क्षेत्र में अपने मंत्रियों को भेजा था पशुओं की क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंशी नहीं है? तो बताइए भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव वंश जो है संगम युग का राजवंशी नहीं है, जबकि चेर, चोल, पांड्य ये तीनों के तीनों संगम युग के जो है वंश थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अधिवान भेजा था? तो बताइए भैया, किसने भेजा था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथ में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई थी? तो बताइए भैया, किसे जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कुराल ग्रंथ को लघुवेद की संज्ञा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल के शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो बताइए भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोट वारियम यही जो है उद्यान प्रशासन की देखरेख करता था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही बता दें, चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख के लिए एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी जिसे वारियम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतार का लेखक था? तो बताइए भैया, रामावतार का लेखक कौन था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कम्मन यही जो है रामावतार के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकलोकम का युद्ध हुआ था। तो बताइए भैया, तकलोकम का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में तकलोकम का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में तकलोकम का युद्ध हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए भैया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं तथा बाएं में एक महिला का कुंडल पहने हुए हैं। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें पहले और दूसरे को दोनों को बताया हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोनों दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। तो सूची फर्स्ट में पहला कह रहा है,
अष्टयी, तो अष्टयी का संबंध पाणिनि से हो जाएगा, तो ए का चौथे से। अगला कह रहा है महाभाष्य, तो महाभाष्य का संबंध पतंजलि से हो जाएगा, बी का तीसरे से। और अगला कह रहा है निरुक्त, तो निरुक्त का संबंध याक्ष से हो जाएगा, सी का पहले से। और लास्ट कह रहा है वर्तिक, तो वर्तिक का संबंध कात्यायन से हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में दरबारी कवि दिए गए हैं, एक तरफ सूची सेकंड में उससे संबंधित राजा दिए हैं। तो पहला कह रहा है अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कालिदास, तो कालिदास भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला कह रहा है हरिसेन, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और नेक्स्ट कह रहा है बाणभट्ट, तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें ए को चौथे से, बी को पहले से, सी को दूसरे से और डी को तीसरे से मिलान कराया हो। तो कूट के माध्यम से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल को भैया आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आप सभी के कमेंटों को रिसीव करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।